गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपके सामने आरोह पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में पार्ट 2 बाजार दर्शन के असाइनमेंट के प्रश्न का सॉल्यूशन रख रही हूँ, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इसका पहला प्रश्न है कि किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। उत्तर है, जो मनुष्य आवश्यकता अनुसार ही वस्तुएं खरीदते हैं, वास्तव में वही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बाजार ग्राहक की आवश्यकता का भरपूर शोषण करता है। जिन चीज़ों की मांग बढ़ जाती है, बाजार भी उन्हीं चीज़ों के दाम अधिक मात्रा में बढ़ा देता है तथा वस्तु की पूर्ति में कमी भी ला देता है। प्रश्न नंबर 3, सभी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चल सकता है? भगत जी का उदाहरण देकर इस बात की पुष्टि कीजिए। सभी पर बाजार का जादू असर नहीं कर सकता। जिनका मन संचय के लोभ और तृष्णा से ऊपर उठ जाता है, उस पर बाजार का जादू नहीं चलता। इस संबंध में लेखक ने भगत जी का उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह के बाजार के जादू से बचा जा सकता है। भगत जी पर बाजार की चकाचौंध अपना प्रभाव नहीं डाल सकी। उनकी आवश्यकताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। वे एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर जाकर केवल जीरा और नमक खरीदते हैं और बाजार में भटकते नहीं हैं। प्रश्न नंबर 4, मन खाली नहीं रहना चाहिए। खाली मन होने से लेखक का क्या अभिप्राय है? मन के खाली रहने का तात्पर्य है मन में इच्छाओं का समाप्त होना। अर्थात मन में यह बात नहीं आती कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। वस्तुतः व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए, अपने मन को मारना नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने किस बाजार को मानवता के लिए विडंबना कहा है और क्यों? लेखक ने ऐसे बाजार को मानवता के लिए विडंबना कहा है जिसमें लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्रय विक्रय नहीं करते, बल्कि परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे बाजार में कपट बढ़ता है तथा सद्भाव नष्ट होता है। बाजार का जो मूल लक्ष्य है, आवश्यकता में काम आना, वह भी नहीं हो पाता। प्रश्न नंबर 6, भगत जी के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस पाठ के अनुसार भगत जी अशिक्षित हैं। उनमें गहरा ज्ञान भले ही न हो, परंतु उनमें संतोष का भाव अवश्य है। वह केवल वही सामान खरीदते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। इसी प्रकार उतना ही सामान बेचते हैं जितने पैसों की उन्हें आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 7, बाजार का जादू उतरने पर क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं? बाजार का जादू उतरने पर यह पता चलता है कि आकर्षित करने वाली चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं, बल्कि दुविधा ही पैदा करती हैं। उनसे थोड़ी देर के लिए ही सुकून प्राप्त होता है, बाद में नहीं। प्रश्न नंबर 8, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि पैसे की पावर का किन दो रूपों में रस प्राप्त होता है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर हमें यह पता चलता है कि पैसे की पावर का रस हमें दो रूपों में प्राप्त होता है। पहला, अपने आसपास कीमती सामान, बंगला, कोठी, कार आदि को देखकर, तथा दूसरा अपना बैंक बैलेंस देखकर। प्रश्न नंबर 9, बाजार दर्शन पाठ में किस तरह के ग्राहक की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी के अंतर्गत का ग्राहक मानते हैं? लेखक ने इस पाठ में अनेक ग्राहकों की बात की है। जैसे कुछ ग्राहकों को अपने पैसों का घमंड होता है, वे केवल अपने परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए ही खरीदारी करते हैं, जबकि अन्य कुछ ग्राहकों में संयम होता है, वे बहुत देखभाल करके ही खरीदारी करते हैं। कुछ ग्राहक सूची बनाकर उसी के अनुसार खरीदारी करते हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं। प्रश्न नंबर 10, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आज समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है?
भगत जी पर बाजार की चकाचौंध अपना प्रभाव नहीं डाल सकी। वह खुली आंख, दुश्मन और मग्न भाव से चौक बाजार में से चले जाते हैं। वे अपनी आवश्यकताओं को भली भांति जानते हैं। उनके व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू पाठ में उजागर हुआ है। निश्चित रूप से उनका आचरण बाजार में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। बच्चों, अब आपके सामने काव्यखंड पाठ के कैमरे में बंद अपाहिज के असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपके सामने रख रही हूँ, जिसके कवि हैं रघुवीर साय। इसमें पहला प्रश्न है, अपंगता की पीड़ा दर्शाने के लिए दूरदर्शन वाले क्या करते हैं? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अपंगता की पीड़ा दर्शाने के लिए दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति के होठों की कसमसाहट अर्थात कहने और न कहने की पीड़ा से उत्पन्न उस व्यक्ति के चेहरे की स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। वस्तुतः वे अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को अधिक से अधिक प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 2, हमें दोनों को एक साथ रुलाना है। पंक्ति का क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। यह कथन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता का है, जो तकनीकी निर्देश देते हुए कहता है कि उसे अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों को ही एक साथ रुलाना है। अपाहिज व्यक्ति अपनी पीड़ा के कारण और दर्शक उसकी पीड़ा से प्रभावित होकर रो देंगे, तभी कार्यक्रम व्यावसायिक दृष्टि से सफल और लोकप्रिय माना जाएगा। प्रश्न नंबर 3, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यह कथन किस बात की ओर इशारा करता है? पर्दे पर वक्त की कीमत है, ऐसा कहकर कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला टेलीविज़न के महत्व को सूचित करता है। यह भी अपाहिज व्यक्ति और दर्शकों दोनों को ही उस क्रूरता से अनजान रखने का एक ढंग है, जो दूरदर्शन वालों द्वारा अपाहिज व्यक्ति के साथ पर्दे की आड़ में की जा रही है। प्रश्न नंबर 4, एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेना किस उद्देश्य से संभव है? स्पष्ट कीजिए। टेलीविज़न के चैनल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए तथाकथित सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्यक्रम दिखाते हैं। कविता में ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया को सामने रखा गया है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या है? करुणा की भावना जगाना कदापि नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया तक साक्षात्कार को ले जाना है जहां दर्शकों की भरपूर संवेदना प्राप्त कर चैनल की लोकप्रियता शिखर तक पहुंचाई जा सके। प्रश्न नंबर 5, दूरदर्शन के स्टूडियो में अपाहिज से क्या प्रश्न पूछे गए और क्यों? दूरदर्शन स्टूडियो में अपाहिज से पूछा गया कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। ऐसे कई निरर्थक प्रश्नों की पूछे जाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है अपाहिज की मजबूरी का लाभ उठाकर चैनल द्वारा अपना कार्यक्रम सफल बनाना। प्रश्न नंबर 6, कैमरे में बंद अपाहिज सामाजिक संवेदन शून्यता का जीता जागता उदाहरण है, कैसे? कैमरे में बंद अपाहिज कविता सामाजिक संवेदन शून्यता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इसमें करुणा की आड़ लेकर संवेदनशीलता का दिखावा करने वाले मीडिया के कुछ लोगों को बेनकाब किया गया है। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति व्यक्त कर उसकी करुणा का व्यावसायिक दृष्टि से लाभ उठाने की प्रवृत्ति को कवि ने इस कविता में उभारा है। प्रश्न नंबर 7, आपकी राय में अपंगों के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए? अपंग दया के नहीं अपितु स्नेह के पात्र है। हमें उनके साथ यह सोचकर व्यवहार करना चाहिए कि यदि हम इनकी जगह होते तो हम समाज से क्या अपेक्षा करते। हमारा व्यवहार उनके साथ सहयोगात्मक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, ऐसे कार्यक्रम समाज को क्या संदेश देते हैं? अपाहिज अथवा अक्षम व्यक्ति को लेकर बनाए गए ऐसे कार्यक्रम कोई ठोस संदेश नहीं देते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से उनके प्रति सहानुभूति अवश्य जागृत होती है, लेकिन सामान्यतया टेलीविज़न चैनलों का व्यावसायिक दृष्टिकोण मानवीय चेतना को कुंठित करने वाला ही प्रमाणित होता है। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। प्रश्न नंबर 9, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को क्या संवेदनहीन कहा जा सकता है?
तर्क के आधार पर अपने मत की पुष्टि कीजिए। कैमरे में बंद अपाइस कविता वास्तव में मीडिया द्वारा लोगों की पीड़ा बेचने की स्थिति को दर्शाती है। तथाकथित संवेदनशील कार्यक्रमों का संचालन करने वाले स्वयं संवेदनहीन होते हैं। वे पीड़ित व्यक्ति से अर्थहीन एवं मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ ऐसे प्रश्न करना है जिससे पीड़ित की वेदना आंसुओं के रास्ते छलक उठे और दर्शक उनके कार्यक्रम में रुचि ले, किसी भी तरह उनकी टीआरपी बढ़े और उन्हें इसका व्यावसायिक लाभ प्राप्त हो सके। प्रश्न नंबर 10। कैमरे में बंद अपाइस कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की? तर्क से उत्तर दीजिए। वस्तुतः यह कविता क्रूरता की कविता है। दूरदर्शन चैनल कमजोर व्यक्ति की सहायता या उसके दुख को कम करने से कोई मतलब नहीं होता। उनका उद्देश्य मात्र चैनल की लोकप्रियता को बढ़ाना होता है। यह कार्य असामाजिक ही नहीं बल्कि समाज विरोधी भी है। बच्चों, अब मैं आपके सामने पितान सहायक पुस्तिका के पाठ 2 जूस के असाइनमेंट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, जूस कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। उत्तर है, जूस कहानी का शीर्षक पाठ के अनुरूप है। यह एक बालक की गरीबी, अपने पिता के स्वभाव से दुखी रहना, स्कूल में बच्चों द्वारा खिल्ली उड़ाई जाना, अधिकतर खेतों में ही काम करते रहना, इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि जूझने की प्रवृत्ति लेखक के जीवन की हर घटना में सर्वत्र व्याप्त है। अपने जीवन में लेखक ने संघर्षों से जूझते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उनका लक्ष्य था बड़े होकर एक शिक्षित व्यक्ति बनना, जो उसने कठिन परिस्थितियों में भी कर दिखाया। प्रश्न नंबर 2। जूस कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष के उन बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। जूस कहानी के लेखक का जीवन संघर्ष सभी के लिए प्रेरणादायक है। वह जटिल परिस्थितियों में भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करता है, परंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा वह बाधाओं को पार कर लेता है। कविता लिखने का शौक अंततः उनके लिए बड़ा लक्ष्य बन जाता है, जिसे वह सफलतापूर्वक हासिल कर लेता है। प्रश्न नंबर 3। जूस के कथानायक के चरित्र की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जूस कहानी का नायक आनंदा सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पात्र है। जूस का नायक पढ़ने में रुचि रखता है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। नायक की रुचि कविता लिखन में भी है और वह मराठी शिक्षक की सहायता से अच्छी कविता लिखने में समर्थ हो जाता है। कठिन परिश्रम एवं नगरशीलता तथा दृढ़ संकल्प शक्ति उनके चरित्र की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 4। जूस के कथानायक का मन पाठशाला जाने के लिए क्यों तड़पता था? उसे खेती का काम अच्छा क्यों नहीं लगता था? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। जूस के नायक को खेती का काम अच्छा नहीं लगता था क्योंकि खेती द्वारा अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी कठिनाई से जीवन यापन होता है। वह पढ़ने में रुचि रखता था ताकि पढ़ लिख कर वह पर्याप्त धन कमा सके। प्रश्न नंबर 5। जूस के लेखक की छूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू करने में दत्ताजी राव देसाई के योगदान पर प्रकाश डालिए। लेखक जानता था कि वह और उसकी माँ छूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू करने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्होंने दत्ताजी राव से मदद मांगी। दत्ताजी राव ने लेखक के पिता को बुलाया और धमकाया कि उसके कारण लेखक की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, और लेखक से कहा कि यदि तुम्हारे दादा पढ़ने न भेजे तो सीधे मेरे पास चले आना। प्रश्न नंबर 6। आपके अनुसार आनंदा का आत्मविश्वास कक्षा में किस प्रकार बढ़ा होगा? आनंदा और बसंत पाटिल कक्षा में अच्छे मित्र बन गए थे, जिसके कारण आनंदा भी मेहनती और होशियार बन गया। अध्यापक भी आनंदा को कक्षा में शाबाशी देने लगे तथा अपनेपन का व्यवहार करने लगे। लेखक की लगन और एकाग्रता से अध्यापक उसके नाम से पुकारने लगे। उससे कक्षा में आनंदा का आत्मविश्वास बढ़ने लगा।